फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम एक केस स्टडी को देखेंगे कि मेडिसिन के पहले उनकी क्या कंडीशन थी और आफ्टर दैट मैं एक छोटी सी क्लिप जो है वो प्ले करूंगा। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होम्योपैथ से भी इस तरह की डिसीज़ को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं किया जाता। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये एक और भी है, क्योंकि मोस्टली लोग मुझको ये जानते हैं कि मैं सिर्फ जो है फिस्टुला इन इनों का ही ट्रीटमेंट करता हूँ और उसी का मैं स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हूँ, बट ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेंज है वो वर्सटाइल है, एक्सेप्ट ऑफ द डेथ केसेस जो होते हैं कैंसर या टीबी या इस तरह किसी भी फैटल डिसीज में जो ग्रेड स्टेज 4 हो या इस तरह से लास्ट स्टेज हो, उनको छोड़ के बाकी सब हम लोग लेते हैं। कभी कभी अलॉन्ग विद लेते हैं, कभी कभी जो है इंडिविजुअल भी लेते हैं। एनीवे, केस है जो है एक पेशेंट का नाम ड्यू टू द प्राइवेसी हाइड रहेगा। एज 18 है, वजन 46.55, हाइट 5 इन समथिंग, प्रोफेशन स्टूडेंट है। इसको क्या था, इनको नोज ब्लॉक्ड अल्टरनेट टाइम्स, इजी जो है कोल्ड बहुत आसानी से सर्दी हो जाती थी और जो है स्नीजिंग भी यानी छींक भी बहुत आती थी माइल्ड, और सर में दर्द रहता था। तो ये सारी जो है कॉम्प्लिकेशन थी और स्टूडेंट है, ये पढ़ने वाले हैं। भूख की हम बात करें तो अच्छी नहीं थी, प्यास तो नॉर्मल थी, स्टूल ओके था। स्लीप जो थी तकरीबन रात में 1 बज जाती थी, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, वहाँ उनका रूल्स इस तरह से चलता है। माइंड जो था नॉट इजी टू अंडरस्टैंड था, और नाइट इमिशन भी था, यानी कि अपने दोस्त का भी हो जाता 15-20 दिन में। कभी कभी वीकनेस होती थी, पल्स भी जो लो थी उनकी, और BP 124/85 था, पल्स अप्रॉक्सिमेटली 74 थी। ये थी पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन। तो जो मेन इश्यू क्रिएट हो रहा था पेशेंट को, वो सर में हो रहा था कि नाक बंद हो जाती है, अक्सर सर्दियों में भी हो जाती है। और जो लोग नज़ला जुकाम के जो पेशेंट हैं उनको भी अक्सर ये कॉम्प्लिकेशंस टाइम टू टाइम होती रहती है, और वो कुछ ठंडा खाएंगे तब भी हो जाएगी, और क्लाइमेट में तो 110% उनको होती होती है। तो इस पेशेंट को जो नाक बंद हो जाती है, जिससे सर में दर्द होता था, भारीपन होता था। तो जाहिर सी बात, जब भारीपन होगा, सर में दर्द होगा, तो सही से पढ़ा नहीं जाएगा। और जब छींक आएगी उसी में वाटरी डिस्चार्ज होगा, एक्राइड भी हो सकता है। एनी वो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब करती हैं स्टडी के लिए, और ख़ासतौर से स्टडी में ब्रेन का पूरा फुल फोकस होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और एकदम रिलैक्स होना चाहिए। उतना ही आपको पढ़ने में जो अच्छा लगता है, और लॉन्ग टाइम तक आप स्टडी भी कर सकते हैं, एज वेल रिमेंबर करने में भी आसानी होती है। वरना कंसंट्रेशन टूट जाता है अगर आपको स्नीजिंग आएगी बार बार, या जो सर्दी बार बार नाक टपकेगी आपकी जो है, इस तरह से डिस्चार्ज होगा। तो साथ में खासतौर से जब नाक ब्लॉक रहेगी तो सोने में दिक्कत होगी, फिर आपको नींद अच्छी नहीं होगी, तो डीप स्लीप आप नहीं कर पाएंगे, साउंड स्लीप नहीं होगी, आप डीप स्लीप में नहीं जाके सो पाएंगे, तो माइंड रिलैक्स नहीं होगा, फिर बॉडी में अलग अलग पेन, दर्द और बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी लेवल अच्छा नहीं रहेगा, सर में भारीपन होगा, फिर मूड इरिटेबल भी होगा और वेल सेटल्ड नहीं रहेगा। दिन भर मूड बिगड़ा बिगड़ा सा रहेगा। फिर ऐसे लोगों को ज़ुबान का टेस्ट भी जाने लगता है, तो जिनको ये चीज़ें होती हैं उन्हें पता होगा। और जब सर में दर्द होगा, जाहिर सी बात, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ना तो छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 मंथ के ट्रीटमेंट के पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये उनकी ऑडियो में प्ले कर देता हूँ, इसे आप सुन लीजिए, फिर दो चार बातें करके वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही हूँ। ठीक है। जी ठीक हूँ जी। मैं आपको बता नहीं पाया, कॉल नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास फ़ोन था नहीं, मदरसे में था। अच्छा। जी इसीलिए आपको कॉल नहीं कर पाया। अच्छा। जी चलो, अब ठीक हो ना आप? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं इसीलिए कॉल करा, आपके अब्बा आए थे तो उनकी मुलाकात में पूछा, मैंने कहा आपको फ़ोन करना चाहिए ना। अब मसला नहीं, सब जो था ना, नाक ब्लॉक हो जाती थी, इधर उधर, सब सही है? जी जी चलो अच्छा, बाकी सर दर्द वगैरह सब? जी सब ठीक है। वो जो स्नीजिंग भी होती थी, सर्दी, वो सब सही है? जी सही है सब कुछ। तो मसला ठीक है, नींद अच्छी आ रही है? जी नींद अच्छी आ रही है? जी आ रही है माशाल्लाह। चलो ठीक है। मुंबई आए कि नहीं आए अभी? अभी मालूम नहीं हूँ जी। हाँ, मैं बता रहे थे, आज आने वाले थे। चलो फिर, हाँ, जी चलो ठीक, जी हाँ। अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अब आपने जो ऑडियो में सुना होगा, तो हमने सामने से कॉल की पेशेंट को। पेशेंट के फादर जो आए थे वो कल आए थे, तो अपनी दवा के लिए, तो उन्होंने भी लेना चाहा। तो उनसे पूछा हमने, तो बोले बच्चा बहुत वेल ठीक है, जबकि हमारे हिसाब से बच्चे को और 1-2 महीने ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और एक ही महीने में ठीक हो गया। इसलिए आज हमने खुद कॉल किया, और हमें पता था उनके फादर से कि आज वो मुंबई आने वाले हैं, कहीं और पढ़ते हैं। तो आप ऑडियो में सुनेंगे कि वो मुंबई आ चुके हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह वेल एंड फाइन है। तो ये वीडियो का बनाने का मकसद ये है, अवेयर फैलाने का है कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथ से और अलॉन्ग विद प्रॉपर डाइट प्लान से जो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डॉक्टर होता है, वो आपके जो भी फैमिली डॉक्टर्स हों या जिनसे भी आप कंसल्ट करते हैं उनके अंडर सुपरविजन में रह के करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी काइंड ऑफ द साइड इफेक्ट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वीडियो में दवाएं इसलिए नहीं बताता हूँ कि डिपेंड ऑन द सिम्टम्स होती हैं, फिर वो नाम खराब होते हैं। तो मैंने इस पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन जो थी वो इसके ऊपर नहीं दी थी कि हमने आर्सेनिक दे दिया हो, या इस तरह से जो बिलोंग करती है मेडिसिन, जो स्निंग एलम सिपा हो, या और भी बहुत सारी चीजें जो लेमना माइनर हो, जो नस पे डिपेंड करती है। नहीं, रूट काज को हमें रूल आउट करना पड़ेगा। जब तक आप रूट कॉज को रूल आउट नहीं करेंगे तब तक आप पर्टिकुलर सिम्टम पे ही सिर्फ देकर मेडिसिन देकर काम नहीं चला सकते। वो ऑन ऑफ हो जाएगा, फिर आपको कम भी लगेगा, अच्छा होगा पेशेंट, फिर उसके बाद वापस से जो है वो बीमारी हो जाएगी। बहरहाल मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बताता हूँ, इस पेशेंट के हमने लीवर गट सिस्टम पे भी काम किया है जिससे उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि बच्चा जहाँ पढ़ रहा था वहाँ फूड का जो है, बड़े मियाँ यानी कि जो है मीट के भी गोश्त वगैरह भी खा जाते थे, उससे लीवर मुझे डिस्टर्ब लगा। तो अक्सर अगर आप ऐसे पेशेंटों का लीवर बेस्ड पे ट्रीटमेंट करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी मैं कहूंगा कि डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में लें, क्योंकि हो सकता है आपको किसी डस्ट माइट से इश्यू, एलर्जिकल कंडीशन से आपको जो है ये चीज़ें ट्रिगर कर रही है। किसी को फूड एलर्जी से भी ट्रिगर कर सकता है, किसी की लाइफ स्टाइल से हो सकता है, किसी को क्लाइमेट्रिक वेदर से जो हो सकता है, और किसी को जेनेटिक भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इश्यूज है, आपकी कॉम्प्लिकेशन है, वो किस से परसिस्ट हुई है या किस चीज़ से ट्रिगर की है। तो we have to must let first rule out the root cause of the disease, then we have next step for the medicine, precautions, doses, potency and so on। तो बहरहाल वीडियो लंबी ना हो जाए तो यहीं पे से हम खत्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप भी इस तरह के किसी भी डिसीज से सफर कर रहे हैं तो हम आपसे पहले ये कहेंगे कि आप अपने नियर बाई किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। और साथ में याद रखिएगा कि वो आपको जरूर डाइट के बारे में गाइड करें। वहीं पे मिसिंग हो जाती है, फिर वो करते नहीं है, फिर मीठी गोलियां आप चिपका देते हैं। फिर मैं उनसे भी कहता हूँ प्लीज आप ऐसा ना करें, क्योंकि हर पेश और रही बात एक चीज और होती है, लोग आजकल क्लासिकल या मॉडर्न में कंफ्यूज होते हैं। मैं कहता हूँ क्लासिकल हर जगह नहीं चलेगी, आपको कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन को अप्लाई करना पड़ेगा, और आप नहीं देंगे तो पेशेंट आपके हाथ से चला जाए, क्योंकि उससे रिलीफ चाहिए। आपकी क्लासिकल से रिलीफ दे सकते हो तो क्लासिकल करिए, आप मॉडर्न होम्योपैथी को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे करिए, जैसे करिए पेशेंट को रिलीफ मिलना चाहिए। पेशेंट डोंट नो अबाउट योर यू व्हाट आर यू गिविंग एंड व्हाट द पैथी और व्हाट द सॉरी व्हाट द मेथड यू आर अप्लाइंग, क्लासिकल और मॉडर्न। उसे रिलीफ चाहिए, रिलीफ नहीं मिलेगा दोबारा आपके पास नहीं आएगा। होम्योपैथी सेफेस्ट वे है। कुछ लोग इसको कंबाइन देने के सपोर्ट में उसे मॉडर्न कहते हैं, कुछ लोग इसको सिंगल मेडिसिन वन ट्रीटमेंट की जो वन मेडिसिन एट ए टाइम की बात करते हैं, जिसे हम क्लासिकल कहते हैं, जिसके बारे में मतलब हैनीमैन से लेकर अब तक जितने भी हैं डॉक्टर वो सपोर्ट करते हैं। बट कहीं कहीं पे भी हमें क्लासिकल के साथ जो है मॉडर्न चलाना पड़ता है। ये उसी तरह से होता है जैसे आप एलोपैथ में कोई मेडिसिन लेने जाते हैं तो जब जरूरत पड़ती है तो आप इंजेक्शन भी लगाते हैं और साथ में ग्लूकोज भी लगा देते हैं। मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि एक ही पे करो। मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ, क्लासिकल को भी सपोर्ट करता हूँ और मॉडर्न को भी सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी सपोज बच्चा वहां पढ़ रहा था, अगर हम उसको क्लासिकल पैथी करने बैठेंगे तो बच्चा बार बार नहीं आ पाएगा। जबकि क्लासिकल होम्योपैथिक में पेशेंट का क्लिनिक पे उसी दिन शाम में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, थर्ड डे फॉलो अप के लिए आना जाना पड़ सकता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्लासिकल होम्योपैथी सिर्फ वहीं पे की जा सकती है जहाँ पेशेंट का आपके क्लिनिक पे विजिट इजी टू विजिट हो, और आ जाए जब आप चाहे बुला लें, जब चाहे वो आ सके, इजी टू कम एंड इजी टू विजिट रहे। और मॉडर्न में क्या रहता है, आप उसके सिम्टम के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आप 1 मंथ का या 15 डेज का डोज बना देते हैं। आपको भी पता है कि ये कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर डीप रूटेड है, तो इट विल टेक सम मोर टाइम टू लेट क्योर। तो आप उसे उस तरह से बना के दे देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और विद गाइड भी, डाइट प्लान या जो भी आपको जो है डाइट के बारे में गाइड करना था आप कर देते हैं, और वो फॉलो कर लेता है और उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा, या अवेयरनेस आपको कम से कम हुई होगी। अगर ऐसा लगता है तो आप दूसरों तक इसे पहुंचाएं। हमारी कोशिश है कि इस तरह के केसेस में अक्सर लोग इन द एंड जाकर के ऑपरेशन कराने लगते हैं साइनस का, और फिर वो लाइफ लॉन्ग कभी भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाते। याद रखिएगा, बॉडी का जो भी कोई भी पार्ट ऊपर वाले ने हमारी बॉडी के अंदर बनाया या फिट किया, उसका अपना पर्टिकुलर एक रोल है। जब उसे निकाल दिया जाता है तो वो रोल फिर छूट जाता है। इस चीज को अच्छे से समझ लें। एवरी सिंगल आपके अंदर जो भी पार्ट आप ऊपर वाले ने बनाए हैं, उनका अपना एक इम्पोर्टेंस है। सेल काट के निकाल दो तो कोई इतना इश्यू नहीं होगा, लेकिन जहां पे हमारे किसी ऑर्गन्स की बात होती है या किसी इंपॉर्टेंट जो है पर्टिकुलर जो पार्ट्स की बात होती है, जब उसे रिमूव कर, जैसे गाल ब्लैडर कर किसी को रिमूव कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है।
ठीक है, किडनी किसी के लिए अगर निकाल दी गई किसी वजह से तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लिवर डैमेज हो गया तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। हार्ट में कार्डियक इश्यू हो गया तो उसका बॉडी पे असर पड़ेगा पड़ेगा। उसी तरह नेशनल कैविटी में साइनस सबको रहता है, लेकिन जब वो अनवांटेड ग्रोथ उसकी ज्यादा हो जाती है तो एक टीजिंग हो जाता है प्रॉब्लम का। थायराइड सबको रहता है, जब ये नॉर्मल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। शुगर सबको रहती है, लेकिन वो एबनॉर्मल होती है तो जो फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसी तरह से बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, हार्मोन्स हैं, और या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका इम्बैलेंस होने के बाद जो है बॉडी में उसका असर दिखता है एज ए डिसीज। उसे हमें समय रहते हुए, वक्त रहते हुए उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ के माइग्रेन या किसी और चीज में कन्वर्ट ना हो। क्योंकि इंसोम्निया होगा फिर मूड इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, फिर उससे पूरा बॉडी आपकी जो है कहते हैं माइंड शांत नहीं रहेगा, पूरी बॉडी शांत नहीं रहेगी, तो इसका असर बहुत ज्यादा बॉडी पर पड़ता है। क्योंकि मैं एक टीचर भी, लेक्चरर भी हूँ, तो मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो वो मुझसे छुट्टी बनती ही नहीं है। वो फ्लो फ्लो में मुझसे वीडियो हमेशा लॉन्ग हो जाती है। बट आई थिंक कि जो इसको सुनते हैं उन्हें एक क्वालिटी कंटेंट जो है इन डिटेल मिल जाता होगा। हाँ, जो लोग टॉप 5 मेडिसिन, टॉप 3 मेडिसिन ऑफ द एनी काइंड ऑफ डिसीज सुनने आते हैं तो उनको मुझे उनको उनके लिए मेरी वीडियो होती ही नहीं है, क्योंकि मैं उस तरह का कंटेंट बनाता ही नहीं हूँ। ये एक ट्रैप होता है। मैं सबसे कहता हूँ कि आप इस तरह की दवाएं बता करके यूट्यूब पे अपने व्यूज तो पा सकते हैं, बट इससे जो है डिफेम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फिशलाइन नैनो का मैं बहुत ही एक्सपर्ट समझा जाता हूँ। ये आप ही लोग कहते हो, मैं नहीं कहता। उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट का सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया है। इवन ऑपरेशन के बाद भी मेरे यहाँ से पेशेंट ठीक हुए, जबकि ऑपरेशन फेल हो चुका। 2-2 3 दिन इसका लाइव वीडियो हमारे चैनल पे है, लोग देखते देखे भी हैं, जानते भी हैं, और इंटरनेशनली भी हम मेडिसिन डिस्पैच करते हैं। अब उसमें कुछ खास मेडिसिन जैसे है हिपरसल्फेसालिस या मारिस्टिका है। इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन जो कॉमन यूट्यूब पर स्प्रेड की गई हैं, वो लोग लेते हैं, फिर उसके बाद आके कहते हैं सर हमने मेडिसिन ली, हमें फायदा नहीं हुआ। अब उन्हें हम कैसे समझाएं कि क्या आपको पता है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन का क्या सिम्टम आपको मैच कर रहा था, और अगर कर रहा था तो मेडिसिन की पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। वही एक मेडिसिन उसी किसी कोड़े को अगर हम पकाएगी तो उसी को बर्स्ट करना, उसको सुखाना भी उसी मेडिसिन से काम लिया जा सकता है। क्या आपको पता था? तो उनको बिल्कुल पता नहीं था, बिकॉज दे आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दैट मेडिसिन और डॉक्टर। तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो अपने रिस्क पे लीजिए, वरना किसी को अपने आप को सौंपिए, ताकि वो आपको अच्छे से ट्रीट कर सके। आप एक से नहीं सेटिस्फाइड, दूसरे से जाएं, जिसको आपको लगता है कि हाँ ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इन दिस फील्ड एंड नो टू ट्रीट और हाउ टू ट्रीट, तो उससे आप मिलिए, उससे बात करिए, अपना ट्रीटमेंट कराइए उसके अंडर सुपरविजन में। नहीं फायदा मिलता है तो चेंज करिए डॉक्टर। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको अच्छा डॉक्टर मिल ही जाएगा, जिससे आपकी समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। बट हाँ, हमेशा याद रखिए अलॉन्ग विद द डाइट, डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जो लोग छोड़ देते हैं इसे, वो बाद में फिर रिग्रेट करते हैं, फिर वही कहते हैं कि सर हम तो होम्योपैथी 1 साल से खा रहे हैं, 2 साल से खा रहे हैं, इतने महीने से खा रहे हैं, हमें कुछ जो खास रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो उसका रीजन यही रहता है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग वेल, आर मिसिंग द सम पार्ट ऑफ द थिंग्स। याद रखिए कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें रहती है, लाइफ स्टाइल बहुत एब्रप्ट रहती है या फूड बहुत एब्रप्ट रहता है, तो हम अपनी कंसल्टेशन में वो सब रूल आउट करते हैं कि कहाँ पेशेंट से गलती हो रही है, और उनको हम करेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ मेडिसिन दे दिया और जस्ट सेड द बाय बाय एंड टाटा एंड जस्ट इट टेक इट एंड उसको भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें उसे फॉलो। आज भी देखिए कॉल हमने पेशेंट को अपने एंड से की, टू नो दैट कि व्हाट इज गोइंग ऑन, पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इतनी इंटेंसिटी के साथ जब हम काम करते हैं और जब पेशेंट का रिस्पॉन्स आता है कि आई एम फीलिंग वेल और फाइन और क्योर, तब हमें खुशी मिलती है असल, जो कि एक डॉक्टर को मिलनी चाहिए। यही हमारा रिवार्ड्स होता है, और मैं इसी के पीछे रहता हूँ कि हम आपको एविडेंस बेस्ड, रिकॉर्डिंग बेस्ड जो है ऑडियो या वीडियो प्रोवाइड करें, ताकि आपको एक स्ट्रेंथ मिले कि हाँ हमें पैसे भी चीज़ें को केयर किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।